वैल्यूएशन जब हम निकालते हैं तो वो जो मेथड है वो डिसाइड कैसे होता है? हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी कंपनी का अगर हमें वैल्यूएशन निकालना हो तो? जब भी हम लोग किसी कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं, सबसे पहले हम ओवरऑल ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं कि ये जो वैल्यूएशन है किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। इस पूरे के पूरे वैल्यूएशन में हमें ट्रांजैक्शन किसको फोकस करना है। अगर हम लोग ट्रांजैक्शन के पर्सपेक्टिव से पूरे के पूरे केस को नहीं समझेंगे तो ऐसा होगा कि हम हो सकता है अप्रोच गलत उठा लें या ऐसा हो सकता है कि मेथडोलॉजी कुछ गलत हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट पर्पस क्या है। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में या मीडिया में पढ़ा होगा, देखा होगा, एक कंपनी की वैल्यूएशन एक्स है तो दूसरे की वाई है, तीसरे की जेड है। तो ये वैल्यूएशन ये आती कहाँ से है? ये मेथड कहाँ से आता है? आज का हमारा पॉडकास्ट इन्हीं सब चीज़ों पे रहेगा कि कंपनी की वैल्यूएशन का मेथड क्या है? तो आइए जानते हैं विक्रम सर से कि वैल्यूएशन जो मेथड है वो डिसाइड कैसे होता है? तो सर फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यूएशन जब हम निकालते हैं तो वो जो मेथड है वो डिसाइड कैसे होता है? हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी कंपनी का अगर हमें वैल्यूएशन निकालना हो तो? देखिए राहुल, जब भी हम लोग किसी कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं तो सबसे पहले हम ओवरऑल ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं कि ये जो वैल्यूएशन है किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। और इस पूरे के पूरे वैल्यूएशन में हमें ट्रांजैक्शन किसको फोकस करना है, राइट। तो अगर हम लोग ट्रांजैक्शन के पर्सपेक्टिव से पूरे के पूरे केस को नहीं समझेंगे तो ऐसा होगा कि हम हो सकता है अप्रोच गलत उठा लें या ऐसा हो सकता है कि मेथडोलॉजी कुछ गलत हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट पर्पस क्या है। हम जो ये वैल्यूएशन निकालने वाले हैं या जो रिपोर्ट प्रिपेयर होगी लास्ट में वो किस पर्पस के लिए यूटिलाइज की जाएगी। सेकेंडली उस रिपोर्ट का स्कोप क्या होगा, ओके। राइट। स्कोप का कहने का मतलब यहाँ पे है कि क्या हम उसको रेगुलेटरी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे सिर्फ, या फिर वो फंड रेजिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है, या फिर वो इंटरनल स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ होना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप जब फोकस करते हैं तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि हाँ, हमें इस कंपनी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना है कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा। ओके। और जब हमारा अप्रोच डिसाइड होगा उसके बाद करस्पॉन्डिंग अप्रोच में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि मेथड कौन सा लगेगा। ठीक है, ओके। तो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे दे दूँ कि जब भी हम लोग वैल्यूएशन करते हैं तो जनरली 3 ही अप्रोचेज़ हम लोग लगाते हैं इसके अंदर। एसेट अप्रोच है और मार्केट अप्रोच है एंड इनकम अप्रोच है। एसेट अप्रोच के अंदर ही आप देखिए, जो जनरली आप थोड़ा-सा लिटरेचर के अंदर यहाँ पे डिफरेंस ये भी है कि अगर आप लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिफरेंट जगह पे एसेट को और कॉस्ट अप्रोच को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। बट ओके। एक्चुअल में जो कॉस्ट अप्रोच है आप ऐसे समझिए कि वो एसेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। हम्म। तो हम उसको एसेट अप्रोच कह लें या फिर कॉस्ट अप्रोच कह लें, रफली तो दे आर सेम, बट ओके। कॉस्ट अप्रोच कम्स अंडर द एसेट अप्रोच। ओके। ओके, तो अब अगर मान लो हम बात करें एसेट अप्रोच की, तो एसेट अप्रोच में या फिर कॉस्ट वाले अप्रोच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉस्ट को फोकस करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर हम लोग वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं। बट क्योंकि वो एक बेयर मिनिमम है जिसके बेसिस के ऊपर आप लोगों ने पूरा का पूरा सेटअप लगाया है और आपने जो भी नंबर्स लिए हैं वो सारे कहीं ना कहीं बैलेंस शीट से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो वो आपकी आज की सिचुएशन को, जितना आपने आज तक उस बिजनेस के अंदर वैल्यू क्रिएट किया है, तो आज तक के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम उसके अंदर वैल्यूएशन एक मेथड से निकाल सकते हैं या फिर एक अप्रोच की कंसिडरेशन से निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप एसेट अप्रोच की बात करेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। अब आप जाएंगे नेक्स्ट में मार्केट अप्रोच में जाएंगे अगर आप, तो मार्केट अप्रोच में हम लोग मार्केट के अंदर जितने भी मेथड्स आते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम लोग उसका वैल्यूएशन का एक नंबर निकालते हैं। और तीसरा फिर अपना इनकम अप्रोच है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फर्स्ट एसेट है या सेकंड मार्केट है, ऐसा कुछ नहीं, वो इंटरचेंजेबली यूज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हम किसी को पिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पिक कर सकते हो, देखो केस पे डिपेंड करता है, केस क्या है। सेकेंडली डिपेंड करेगा इस चीज़ के ऊपर कि आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। ठीक है, डेटा क्या अवेलेबल है आपके पास। तो मान लीजिए अगर आपके पास फ्यूचर फोरकास्ट अवेलेबल नहीं है तो आप उस केस के अंदर इनकम अप्रोच नहीं लगा पाओगे। अगर मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जिसका कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर ही अवेलेबल नहीं है या फिर स्टॉक एक्सचेंज पे उससे कंपेरेबल कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो आप शायद उस केस के अंदर मार्केट अप्रोच नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा क्या है। ये एक साइड हो गया इसका देखने का। सेकंड चीज़ ये होती है कि जो सब्जेक्ट कंपनी है जिसका हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक डेटा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो स्टार्टअप है तो स्टार्टअप के अंदर नंबर है ही नहीं। करेक्ट। एक ऐसा है, मान लो प्री रेवेन्यू स्टार्टअप है, उसका कोई रेवेन्यू नहीं है तो कोई पूरा बैलेंस शीट और P&L आपको बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा उसमें। ठीक है, तो वहाँ वाले उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपके वैल्यूएशन के मेथड जो हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं
क्वालिटेटिव साइड पे, ठीक है। तो वो Okay. ऑल टुगेदर वो डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है कि आप ना तो एसेट लगा रहे हो पूरी तरह से, ना इनकम लगा रहे हो, ना मार्केट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लगाना पड़ता है। Okay. इवन इन केस ऑफ मैच्योर कंपनीज, मैच्योर कंपनी में आप देखोगे कि कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो हैवी इंडस्ट्री बेस्ड है या फिर एसेट बेस्ड हैं, तो उन कंपनीज के अंदर हम लोग एसेट साइड पे देखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसके उस लेवल के पीयर ग्रुप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है या फिर दूसरी कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, तो उस सिनेरियो में हम लोग उसमें मार्केट अप्रोच भी लगा सकते हैं, ठीक है। और कंपनी अगर Okay. गोइंग कंसर्न है और आगे चल रही है और बहुत अच्छे से उसके फ्यूचर फोरकास्ट हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट, तो उस केस के अंदर इनकम अप्रोच भी लगा सकते हैं। तो Okay. कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही लगाना ये नहीं लगाना, बट हाँ, अगर हम लोग रेगुलेटरी फ्रंट पे चले जाएं तो कई बार ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप ये वाला अप्रोच लगाएंगे इस वाले वैल्यूएशन के लिए और Okay. दूसरे के लिए दूसरा लगाएंगे। बट हाँ, एज सच अगर आप जनरल पर्सपेक्टिव में कहें तो ऐसी कोई रूल्स एंड गाइडलाइंस नहीं है। Okay. Yeah. जैसे आपने बताया कॉस्ट अप्रोच, एसेट अप्रोच, अगर किसी कंपनी में वैल्यूएशन करते हैं तो इन दोनों का मेथड क्या है बेसिकली? अगर लेमन लैंग्वेज हम समझाना चाहे तो क्या होगा? देखिए राहुल, ऐसा है कि एसेट अप्रोच और कॉस्ट अप्रोच को अलग अलग ना लेके चले, पहली बात तो, ठीक है। बोथ आर सेम? देखो, इंटरचेंजेबली यूज होती है, मैंने आपको बोला, लेकिन अगर देखा जाए तो एसेट अप्रोच इज द ऑन द हायर साइड ऑफ द अम्ब्रेला, राइट। ओके. कॉस्ट अप्रोच उसी का पार्ट आप मान के चलिए। देखिए, इसमें एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक किसी कंपनी का वैल्यूएशन करने वाले हैं और आपके पास वो असाइनमेंट आया, लेकिन आपको ये पता चलता है उस कंपनी में कि वो आज की डेट में बहुत ही डिस्ट्रेस में है, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही, उसके पास सिर्फ Okay. असेट्स हैं। तो आपने सिर्फ जो वैल्यूएशन निकाल के देना है उसको, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आपके पास, आपको ये पता है कि इसकी अर्निंग कैपेसिटी है नहीं, ठीक है, और ना ही मार्केट में आप उसको कंपेयर कर सकते, क्योंकि बाकी कंपनीज जो आप देखोगे वो तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे वो ऑलरेडी परफॉर्म कर रही हैं, Correct. ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है? मेरे पास ऑप्शन ये बचती है कि मैं उसके एसेट का वैल्यूएशन देखूं कि उसके एसेट में कितना दम है आज की डेट में। तो अगर मैं उसके एसेट्स का ओवरऑल वैल्यूएशन निकाल के देखूंगा, ठीक है, तो जितना भी मेरा नेट एसेट निकल के आएगा तो वही उसकी वैल्यूएशन मानी जाएगी। तो Okay. सपोज करिए कि आपके पास कंपनी में मशीनरी बचा है, ठीक है, कुछ प्लांट है और कुछ रॉ मटेरियल है, सपोज आपके पास कुछ फिनिश गुड पड़ा है, तो ओवरऑल जो भी उसका वैल्यूएशन निकल के आएगा उन सभी एसेट्स का, उसका आप टोटल कर दीजिए, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, सिंपल। Okay. ठीक है, तो ये एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अब मान लीजिए कोई स्टार्टअप है और उसने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया। Okay. अब वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में उसका आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि उसको कंपेयर कैसे करना है। सेकेंडली, आप किसी से लिस्टेड कंपनी से भी कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और आज की डेट में हमें ये भी नहीं पता कि उससे अर्निंग कितना होने वाली है। अब उस केस के अंदर इन्वेस्टर ये सोचता है कि ठीक है, अगर मैं इसका जो प्रोजेक्शंस हैं उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूअर के पास अब लॉजिक ये बचता है कि आप ये देखें कि अगर वो सेम सॉफ्टवेयर मैं रिप्रोड्यूस करूं स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, सेम Okay. सॉफ्टवेयर विद ऑल द फीचर्स, अब क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपनी टीम साथ में लगानी होगी, टीम की आप सैलरीज देंगे, ठीक है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। तो उन सब को लगाने के बाद अगर वो सेम सॉफ्टवेयर को आप रिप्रोड्यूस करेंगे विद ऑल द सेम फीचर्स, Okay. तो जितना आपका उसके अंदर कॉस्ट आएगा दैट इज द टोटल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन कॉस्ट मेथड, Okay. ठीक है। तो यानी कि आपने सेम कंपनी को सेम या फिर सेम सॉफ्टवेयर को दोबारा से रिप्रोड्यूस करने Reproduce के लिए किया। आपने जो भी मटेरियल या फिर जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए थे, आपने सब रिसोर्सेज के हिसाब से लगा के देख लिया कि आज की डेट में कितना चाहिए आपको अमाउंट, तो वो सिर्फ आप जो अमाउंट को आप बोलेंगे तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड के हिसाब से आपका वैल्यूएशन निकल आया, Okay. ठीक है। दैट कम्स अंडर द कॉस्ट अप्रोच। आप अगर हायर साइड पे देखें तो असेट अप्रोच आप उसको बोल सकते हैं, Okay. ठीक है। एक तो ये हो गया कि हम रिप्रोड्यूस करके देखें। अब दूसरा सिनेरियो हम देख सकते हैं कि ठीक है, वो सॉफ्टवेयर वाली बात नहीं करते हैं। सपोज कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर एक कंपनी है और वो कंपनी आज की डेट में परफॉर्म नहीं कर रही, बहुत ही डिस्ट्रेस सिचुएशन में भी है, और उसके पास कुछ एसेट्स थे और आज की डेट में वो कुछ रेवेन्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो आप उसके फ्यूचर फोरकास्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। टोटली लॉसेज में है, कोई नंबर आप वहाँ से भी नहीं उठा सकते हो। हिस्टोरिकली भी नंबर इतने अब्रप्ट है, आप उसके बेसिस भी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो। अब बचा क्या? आपके पास वो जो एसेट है, आप ये देखेंगे कि वो जो एसेट है अगर आज की डेट में मैं उसको वहाँ से हटा के Okay. दूसरा एसेट उसकी जगह लेके आऊँ, जब उस कंपनी के वो सारे के सारे एसेट्स को हम रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस करने के बाद
जो ये देखो आप ये एक्चुअल में नहीं करना है, बट हाँ मार्केट से आप वैल्यूज़ ले लेते हैं कि अगर ये मशीनरी आप दोबारा से परचेज करेंगे तो कितना इसका कॉस्ट आएगा मेरे को। तो ओवरऑल जितना भी कॉस्ट मेरा इनकर होगा उसको हम देखेंगे कि कितना हमारा टोटल बन के आया, वो हमारा क्या होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। ओके। आप जैसे वैल्यूएशन करते हो राइट, जी तो आपके आपके पास भी आते होंगे जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है जी राइट, जिसका मतलब कि आउटकम को जीरो है, जी जो बैंकरप्ट हो चुकी है। करेक्ट। तो उस केस में आप उससे को कैसे इम्प्लीमेंट मतलब कुछ मेथड को आप यूज करते हो? हाँ, तो देखिए ऐसा है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो आज की डेट में कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि देखो वो डिस्ट्रेस सिचुएशन में चली गई है। और जो आप वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट आप वहाँ देख रहे हो, तो वो वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट ये है कि वो किसी ना किसी ट्रांजैक्शन में अब वो जा रहा है। ओके। अब वो ट्रांजैक्शन में कैसे जा रहा है कि या तो वो अपने एसेट्स को निकालना चाहता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई और एंटरप्रेन्योर उस बिजनेस को एक्वायर करेगा अलोंग विद द सिचुएशन, और उसके बाद उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करेगा। ओके। तो जब भी यहाँ वैल्यूएशन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वहीं पे हम लोग आएंगे कि हाँ पर्पस हमें समझना होगा कि ट्रांजैक्शन जो हो रही है उसका पर्पस क्या है, वैल्यूएशन किस पर्पस के लिए निकाली जाएगी। ओके। उस बेसिस के ऊपर फिर हम सिचुएशन देखेंगे कि कंपनी की सिचुएशन क्या है, कि जैसे आपने बोला कि आज की डेट में वो कुछ भी अर्न नहीं कर रहा है, नेगेटिव प्रॉफिट्स है, और चलो पास्ट को भी मैं इग्नोर कर देता हूँ कि वो अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास, और या फिर पास्ट में भी उसके कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है जिनको हम यूटिलाइज करके उसका वैल्यूएशन बता सके। तो अगेन हमारे पास क्या बचा, हमारे पास असेट बच गए। ठीक है, तो उन एसेट का जो वैल्यूएशन निकल के आएगा वो या तो हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड या फिर अपना रिप्रोडक्शन कॉस्ट मेथड या जो भी इसके अंदर मेथड्स और आते हैं उन मेथड्स के थ्रू हम लोग इसको निकाल सकते हैं। बट हाँ ओके। ये बात इसमें क्लियर है कि देखो हम मार्केट और इनकम वाली साइड पे इसमें नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो वाले जो इनपुट है या फिर वो डेटा है वो अवेलेबिलिटी इस केस में नहीं है हमारे पास। ओके। ओके सर, कॉस्ट अप्रोच तो समझ में आ गया कि कॉस्ट अप्रोच का मेथड क्या होता है, एंड व्हाट आर द मेथड व्हाट आर द मेथड अंडर द इनकम अप्रोच? देखिए ऐसा है कि उसका भी सेम ही होता है कॉस्ट अप्रोच से और इनकम, ये तो नहीं दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट। देखिए इनकम अप्रोच में राहुल क्या होता है कि हम लोग फोकस करते हैं कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल। ठीक है, आज की डेट में कंपनी कुछ भी परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो भी हमारे प्लान्स हैं कंपनी के और जो भी कंपनी का विज़न है, उसके बेसिस के ऊपर आगे आने वाले ईयर्स में कंपनी कौन कौन से न्यू प्रोजेक्ट्स में जाने वाली है, उसका ऑर्डर बुक का स्टेटस क्या है, और वो उन बेसिस के ऊपर कितना रेवेन्यू नंबर्स या फिर रिमेनिंग नंबर्स को क्लेम करती है, उस बेसिस के ऊपर अगर हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो हम लोग लैंड करेंगे इनकम अप्रोच में। ओके। ठीक है, तो इनकम अप्रोच में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा क्या है। क्योंकि जब भी आप इनकम अप्रोच में जा रहे हो तो वन थिंग इज़ वेरी मच क्लियर कि एटलीस्ट वी नीड सम प्रोजेक्शंस फॉर नेक्स्ट मिनिमम 5 ईयर्स। ठीक है, ओके। तो 5 साल के प्रोजेक्शंस एटलीस्ट आपको चाहिए। जैसे आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सारे के सारे बिजनेस हैं, तो ये साइकिल अब और छोटा हो गया, 3 इयर्स हुआ है, लेकिन ठीक है फिर भी अगर आपको एक ट्रेंड समझना है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि आप अपना हिस्टोरिकल पैटर्न भी देखेंगे कि पिछले 5 साल में या 10 साल में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, आज की डेट में मेरी क्या सिचुएशन है, लेकिन मेरा फोकस क्या रहेगा, फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब यहाँ पे होगा कि हम लोग फोकस करेंगे कि ठीक है आज की डेट में तो कंपनी सपोज 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, नेक्स्ट ईयर कितना मेरा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, उस बेसिस के ऊपर मेरे कितने कॉस्ट इनकर होगा, किस उस बेसिस के ऊपर कितना मेरा प्रॉफिट्स आ रहे हैं, मेरे मार्जिन्स क्या हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट दीज नंबर्स फॉर फ्यूचर ईयर्स। सपोज आज हम 2025 में बैठे हैं तो 26 के नंबर, 27 के, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के आप नंबर्स निकालते हैं, और उस बेसिस के ऊपर अगर इन नंबर्स के बेसिस के ऊपर हम लोग वैल्यूएशन करने वाले हैं तो ये सारा का सारा हमारा इनकम अप्रोच के अंदर लैंड करता है। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ कंपनीज का वैल्यूएशन देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका वैल्यूएशन जो है इनकम अप्रोच से होता है। ठीक है, स्टार्टअप्स जितने भी हैं, जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जनरली बहुत ही फेमस जो मेथड है, मेथडोलॉजी है, DCF मेथडोलॉजी, उसको ये अज्यूम करते हैं कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू फॉलो, द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथडोलॉजी। तो उस मेथडोलॉजी के थ्रू हम लोग वैल्यूशंस निकालते हैं, और ऐसा नहीं है कि कंपनीज़ के लिए निकाला जाएगा, वो प्रोडक्ट्स के लिए भी निकाला जाएगा, और वो स्टार्टअप्स अगर आप कंसीडर करते हो स्टार्टअप्स के लिए भी, मैच्योर कंपनीज, दैट इज़ वेरी गुड मेथडोलॉजी। बट हाँ उसके अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। तो DCF मेथडोलॉजी उन केसेस के अंदर हम लोग लगाते हैं, और DCF मेथडोलॉजी के अंदर बेसिकली आप ये देखिए कि वो दैट इज़ किंग ऑफ इनकम अप्रोच। ओके।
तो डीसीए मेथोडोलॉजी होती क्या है, थोड़ा आप बता सकते हो उसके बारे में? हाँ, देखिए वैसे तो ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है कि हाँ डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, देखिए जितने भी फाइनेंस के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर फाउंडर्स हैं या फिर सीएफओज है, दे आर वेल अवेयर ऑफ डीसीएफ, राइट? ओके, डीसीएफ सबको पता तो होता है, लेकिन कैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये, मेथोडोलॉजी, हाँ, राइट? अब इसके अंदर देखिए मैथमेटिक्स भी बहुत सारा है, वो सारे में फिनेंस के कॉन्सेप्ट्स, एटलीस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड ऑल, वो थोड़ा पता होना चाहिए, पर ठीक है मैं आपको बेसिक इसमें बता देता हूँ। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि मैंने जैसे बोला कि आज की डेट में हम वैल्यूएशन करने वाले हैं, लेकिन मैं प्रिडिक्शन ये ले रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर में मेरा रेवेन्यू 50 करोड़ होगा, उससे नेक्स्ट ईयर में भी 70 होगा, देन 100 होगा। तो अब ये नंबर जो हैं ये तो फ्यूचर ईयर्स के हैं, फ्यूचरिस्टिक है, हाँ, ठीक है? अब मैं कंपैरिजन कैसे करूँ? ये नंबर्स, एक नंबर तो मेरे को नेक्स्ट ईयर का आ रहा है, एक उससे नेक्स्ट ईयर का आ रहा है, तो इसका मेथोडोलॉजी ये बोलती है कि जितने भी ये नंबर्स हैं उनको आज की डेट में देखिए कि इनकी क्या वैल्यू आ रही है, ओके, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। क्योंकि देखो जो भी वैल्यूएशन आप निकालें, किसी बेशक आप किसी भी अप्रोच से जाएं या किसी भी मेथोडोलॉजी से जाएं, तो वैल्यूएशन तो आपको आज की डेट की चाहिए। आपको ये पता होगा कि देखिए वैल्यूएशन जब निकलती है तो उसके अंदर डेट ऑफ वैल्यूएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जो मैंने वैल्यूएशन किया और कल मेरी जो वैल्यूएशन होगी ऑन द नेक्स्ट डे मे बी ऑल टुगेदर डिफरेंट बिकॉज ऑफ सम सिनेरियो, मे बी बिकॉज ऑफ सम न्यूज़ और वट एवर। इनकम अप्रोच पे वापस आते हैं। इनकम अप्रोच में जब आप डीसीएफ लगा रहे हो तो डीसीएफ में आपको ये करना है कि जितने भी फ्यूचर ईयर्स हैं उन सबका जो कैश फ्लोज आ रहे हैं, बेसिकली हम लोग टेक्निकली उसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लोज, उनका जो वैल्यू है, अगर मैं टाइम पर्सपेक्टिव से उनको आज की डेट पे लेके आऊँ तो आज की डेट में मेरे को टोटल कितना नंबर निकल के आ रहा है, दैट विल बी द वैल्यूएशन एज पर डीसीएफ मेथोडोलॉजी। ओके, अब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मैं 5 साल का मैं बोल रहा था आपको कि 5 साल की प्रोजेक्शंस आप लेंगे तो 5 ही साल के नंबर कंसिडर हो रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर जो कंसिडरेशन होता है इन जनरल थ्योरी में यही है कि इनफाइनाइट पीरियड्स के लिए भी कंसिडर होता है। तो 5 साल तक का तो हम अज्यूम कर लेते हैं और उसके आगे का हम ये अज्यूम करते हैं कि ऐसे ही चलेगा या 2 या 3 करंट है वही इसका। हाँ, जो 5 साल मान लीजिए आज हम 2025 में बैठे तो 2030 के अंदर जो नंबर आ रहा होगा हम ये अज्यूम करते हैं कि ठीक है आज वो ऐसा हो सकता है 20%, 30% या 50% में भी 100% से जंप कर रहा हो, लेकिन उस टाइम हम मान लेते हैं कि वो ठीक है स्टेबलाइज हो जाएगा तब तक और लगभग 5-10% जो भी 2% 3% जो भी उस टाइम की अजम्पशन है उस बेसिस के ऊपर वो रेगुलरली चलता रहेगा। क्योंकि गोइंग कंसर्न का मतलब ये कि कंपनी चलती रहेगी हमेशा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं उस केस के अंदर जितने भी नंबर्स 5 साल के हमने प्लस जो हमारा उसमें टर्मिनल वैल्यू निकल के आता है वो सारे के सारे नंबर्स आज की डेट पे ला करके तो वहां पर हमारा कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, अब एंटरप्राइज वैल्यू के बाद आगे अगर मान लीजिए आप इक्विटी वैल्यू तक जाना चाहते हो तो उसके अंदर फिर अलग आपको कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट्स होती है। वेरी सिंपल एडजस्टमेंट मैं बता देता हूँ कि कैश जो होगा उसके अंदर कैश को वापस ऐड कर दिया जाएगा, जो भी अगर डेट है वो सारा डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो जो एक नेट वैल्यू निकल के आएगी वो इक्विटी होल्डर्स की या फिर शेयर होल्डर्स की वैल्यूएशन निकल के आएगी। तो ये मैंने आपको रफ बता दिया, बट इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक एक्चुअली। अगर डीसीएफ को एक्सप्लेन करना हो तो यू नीड आर्ट्स टू एक्सप्लेन, बिकॉज डीसीएफ कोई एक्सेल नहीं है कि आपने लगाया और हो गया। You need to take n number of assumptions, बहुत सारी assumptions हैं। क्या मीन बता सकते हैं, मतलब लाइक देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है? देखिए ऐसा है कि जब आप पूरा का पूरा वैल्यूएशन फर्म का कर रहे हैं तो उसमें डेट भी है, उसमें इक्विटी भी है, तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट पता होना ज़रूरी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता होना ज़रूरी है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए बहुत सारे मेथड्स आप लगा सकते हो। CAPM मॉडल होता है, ठीक है, उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल उसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके अंदर अपनी डिफरेंट अजम्पशंस हैं, उसके अंदर रिस्क फ्री रेट्स लेने होते हैं, उसके अंदर बीटाज लेने होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर रिटर्न ऑफ द मार्केट आपको निकालना पड़ता है। एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर राहुल। आप BSE के साथ कंपेयर करके निकालना चाहते हो, आप निफ्टी के साथ निकालना चाहते हो, अगर आप मान लो आप US की किसी कंपनी का निकाल रहे हो तो फिर NASDAQ के साथ आप कंपैरिजन करके निकाल रहे हो। तो मैंने बोला बहुत सारी अजम्पशंस हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप डेट को भी कंसिडर, डेट भी है अगर कंपनी में तो वो आपको लेवरेज दे रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट भी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ डेट के लिए फिर आपको कंपनी की बैलेंस शीट में जाके ही देखना पड़ेगा कि कंपनी को कितना कॉस्ट ऑफ डेट पड़ रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट कंपनी को पड़ रहा है, दैट इज वन थिंग, लेकिन मार्केट में प्रिवेलिंग क्या रेट है। तो ये बताइए कि डेट और डेट फ्री कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करते हो आप, मतलब कैसे उसकी वैल्यूएशन होती है? देखिए उसमें भी DCF मेथोडोलॉजी लगाई जाती है, ठीक है, और बाकी मेथोडोलॉजी भी लग जाती है। अब ऐसा नहीं है आप ये सोचते होगे कि अगर मान लीजिए डेट फ्री कंपनी है तो उसका वैल्यूएशन डेट वाली कंपनी से कम आ रहा होगा ज़्यादा, ऐसा कोई रिलेशन है नहीं एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअल में देखो डेट आया यानी कि आपकी कंपनी में तो पैसा आया ना, लेकिन आपने उस पैसे को यूटिलाइज अगर सही से कर लिया तो दैट विल बी लेवरेज,
ओके। लेवरेज कहने का मतलब है कि जब आप कंपनी में डेट लेके आए तो वो पैसा जब आप कंपनी में लगा रहे हैं तो उसके बेसिस पे नेक्स्ट ईयर में जाकर के या फिर फ्यूचर ईयर्स में जाके उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यानी कि वो डेट आपके पास आके आपका वैल्यूएशन बढ़ाएगा। ओके। कैसे बढ़ाएगा मैं बताता हूँ आपको कि जब आप देखते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब यहाँ पे होगा कि अगर आप किसी को इक्विटी दे रहे हो तो वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है कि कितना परसेंट उसको चाहिए होगा। तो आप मान के चलिए कि अगर सिंपल केसेस के अंदर भी देखा जाए तो 20-25% तो रिटर्न मांगता ही है कि हाँ यार इतना तो मैं लगाऊं, अदरवाइज तो 15% में मार्केट में लगा के ले लूंगा ना रिटर्न। बिल्कुल। लेकिन अगर आप डेट देखें किसी भी कंपनी को तो कंपनी को डेट 10-12% पे भी मिल जाता है, ओके। तो फिर तो डेट सस्ता है। लेकिन एक माइंडसेट ये है कि हाँ डेट नहीं लेना है या फिर डेट फ्री कंपनी बहुत अच्छी है, ये माइंडसेट ठीक नहीं है। ओके। ठीक है, उसमें क्या है कि अगर आपने डेट लिया है और उसको कंपनी अच्छे से यूटिलाइज कर रही है और उसके बेसिस के ऊपर रिटर्न्स आ रहे हैं मेरे फ्यूचर्स में, तो उस केस के अंदर इक्विटी डाइल्यूट करने से बेटर है आप डेट ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं वो आपको लेवरेज देके आपका वैल्यूएशन बढ़ाएगा। मैंने ये देखा है जनरली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके माइंड में ये होता है कि अगर मैं डेट लूंगा तो मेरी वैल्यूएशन गिरेगी। हाँ। उल्टा है, ओके। बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, वैल्यूएशन गिरेगी नहीं, मतलब वैल्यूएशन कैन इंक्रीज। ओके। देखो अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे फंड को सही से, वो तो आप अगर आप इन्वेस्टर से भी ले लेंगे तो भी वैल्यू गिर जाएगी। अगर आपने डेट दिया है और वो फंड्स को आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं तो आप मान के चलिए कि मेजॉरिटी केसेस के अंदर वो वैल्यूएशन इंक्रीज होगा ही होगा। ओके, कि उसका भी रिटर्न आएगा ऑब्वियस। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि जैसे 25% अगर इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा है आपका, यानी कि जो इक्विटी होल्डर है वो आपसे 25% रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। लेकिन जब आपने डेट लिया तो वो आपको 10-12%, अब ज़्यादा से ज़्यादा 14%, चलो अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो फिर भी आप 5 से 10% का डिफरेंस आप देख रहे हो, क्लियर डिफरेंस है वहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप बेनिफिट बिजनेस में ले सकते हो उस चीज़ का, बट यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन इन दैट अप्रोच। तो जब हम लोग वैल्यूएशन देखते हैं तो वैल्यूएशन के अंदर हम लोग ये सारे फैक्टर्स देखते हैं कि कंपनी को, अब देखिए अब आपने बोला कि डेट लें या नहीं लें। अब मैं आपको सिंपल कर देता हूँ यहाँ पे कि अगर मान लीजिए 2 कंपनीज हैं और 2 कंपनीज दोनों ने डेट लिया है, एक का जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 10% है और दूसरी कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट अगर 15% है, तो यानी कि आप सोचो कि जिस फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उसको सेम ही सेक्टर के अंदर कंपनीज को, एक को 10% पे और एक को 15% में दिया है, तो कहने का मतलब है कि जो 15% वाले का रिस्क हाई है। एग्जैक्टली। अगर रिस्क हाई है तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन कहीं ना कहीं डाउन आएगी उसकी। ओके। ठीक है, और अगर मान लीजिए रिस्क ज़्यादा लिया है, अब आप ये कहोगे कि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, तो वो देखना पड़ेगा कि आपके क्वालिटेटिव फैक्टर्स कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ रोल हो जाता है वैल्यूअर का कि वो डिसाइड करे कि रिस्क और रिटर्न के बीच में के क्या वेरिएबिलिटी है और वो वैल्यूएशन के अंदर वो कहाँ जा करके कैसे एडजस्ट करें। ओके। ठीक है, तो पहली बात तो ये ज़रूरी नहीं है कि डेट अगर किसी कंपनी पे है तो उसका वैल्यूएशन कम होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर डेट और इक्विटी को कंपेयर करें, दोनों ही फिनेंस के सोर्सेज हैं, दोनों ही तरीके से फिनेंस लिया जाता है बिजनेसेस के अंदर, और दोनों ही केसेस के अंदर इट इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल। ओके। वी सी दैट ऑन रेगुलर बेसिस, सो दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ आउटसाइड द बॉक्स। ओके, जैसे आपने बताया कि डेट एक कंपनी 10% पे और दूसरे को 15% पे दे रही है, तो ये 5% का जो डिफरेंस है, राइट, वो उसकी परफॉर्मेंस डिसाइड करती है कि कितना आउटकम निकल आ रही है। देखिए ऐसा है कि इट्स अ गुड क्वेश्चन। 10% और 15%, देखिए ये थोड़ा सा वैल्यूएशन से साइड में जाता है। अब आप इसको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आप मान ले बैंक हैं, आप मान लीजिए बैंक हैं और बैंक ने अगर इस कंपनी को लोन देना है तो वो उसका असेसमेंट करेगी। जैसे कि हमारा नॉर्मल केसेस के Correct, अंदर हाँ। भी अगर मान लो पर्सनल लोन्स भी होते हैं तो वो सब चीज़ें इवैल्यूएट करते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर देखेंगे वो, Correct. ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, आपकी इनकम देखेंगे, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस देखेंगे, ठीक है, आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या हैं। तो वो उस बेसिस के ऊपर कंपनी का प्रोफाइल बनाते हैं कि हाँ यार ये कंपनी जो है, मान लीजिए 10 के स्केल पे हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। अगर एक कंपनी को उन सारे स्केल्स के अंदर 10 में से 9 नंबर मिल जाते हैं तो कहता है कि ठीक है, इसको हम लोग 10% पे भी 11% भी दे सकते हैं क्योंकि मेरा पैसा फ्री, यहाँ पर मेरा पैसा सेफ है। ओके। ठीक है, तो बैंक उस या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस केस के अंदर ये देखता है कि अगर मान लीजिए मेरे को पैसा वापस आने में रिस्क ज़्यादा है तो उस केस में वो अपना कॉस्ट वहाँ बढ़ाएगा। जैसे मैंने डीसीएफ मेथड के बारे में बताया है, और इनकम अप्रोच के और कौन से मेथड होते हैं? देखिए राहुल, इनकम अप्रोच में बहुत सारे मेथड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, डीसीएफ आपको एक बताया, फिर रिलीफ फ्रॉम रॉयल्टी मेथड है, एक्सेस अर्निंग मेथड है, तो ऐसे बहुत सारे मेथड है, लेकिन उन सबका थीम सेम है। ओके। थीम सेम इसलिए क्योंकि हम लोग सिर्फ इसके अंदर फोकस इस चीज़ पे करते हैं कि फ्यूचर में जो रेवेन्यूज जनरेट होने वाले हैं उन सभी के बेसिस पे मैं आज की डेट में इवैल्यूएशन अगर करूं
और आज की डेट में जो मैं नंबर निकालूँ तो वो मैं बोलूँगा कि हाँ, वो इनकम अप्रोच के अंदर मेरा एक नंबर निकल के आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो दूसरा मेथड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है एक्सेस अर्निंग मेथड। ओके। उसमें क्या हो रहा है, आप मान लीजिए कि आपने अपनी कंपनी में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट का वैल्यू चाहिए, आप पूरी कंपनी के वैल्यूएशन में फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हैं। उस केस में हम ये देखते हैं कि ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है इसके आने से मेरे रेवेन्यूज़ में कितना एक्सेस अर्निंग हुआ है, ओके। ठीक है। तो जो मैं आगे आने वाले फ्यूचर ईयर्स में जितना भी एक्सेस अर्निंग हुआ है उस प्रोडक्ट का के आने के बाद, और उस प्रोडक्ट अगर वो प्रोडक्ट उसमें नहीं है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है आपका, तो जो वो अर्निंग्स को आज की डेट में मैं ला करके अगर इवैल्यूएट करता हूँ तो वो मेरा वैल्यूएशन सिर्फ उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का होगा। ओके। तो ये भी एक इनकम अप्रोच ही है क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन इनकम, ओके। ठीक है। जैसे कि हमने एसेट अप्रोच में देखा था, हम्म। जो कॉस्ट अप्रोच हम हम्म। डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ हमारा फोकस कहीं ना कहीं बैलेंस शीट के ऊपर था। करेक्ट। यहाँ हमारा जो फोकस है कहीं ना कहीं हमारा P&L के ऊपर है, और ओके। हम फोकस कर रहे हैं फ्यूचर ईयर्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर उस बेसिस के ऊपर हम लोग नंबर निकालने वाले हैं तो वो सारे के सारे हमारे इनकम अप्रोच के अंदर आते हैं। ओके। कोई एग्जांपल्स के बारे में बताइए आप। देखिए ऐसा है कि जब हम इनकम अप्रोच की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि मेच्योर कंपनी अगर है, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी हम लोग इस तरह के मेथड्स लगा सकते हैं, एसेस अर्निंग लगा सकते हैं, या फिर आप DCF कहीं लगा सकते हैं। स्टार्टअप्स के केस के अंदर लगा सकते हैं, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, AI के प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो इन सब के अंदर ये वैल्यूएशन लगाई जा सकती है। तो AI क्या वैल्यूएशन कैसे होता है? यस राहुल, AI प्रोडक्ट का वैल्यूएशन जो है, देखिए मैं इसको प्रोडक्ट के रेफरेंस में लेके चलता हूँ। अभी थोड़ा टाइम पहले हम लोगों ने एक वैल्यूएशन किया जिसके अंदर एक कंपनी ने AI का प्रोडक्ट इंटरनली डेवलप किया, लेकिन वो कंपनी बाकी सॉफ्टवेयर्स डेवलप करती है, लेकिन अब ये जो नीश सेगमेंट में जाके उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, और वो जो प्रोडक्ट था वो बेसिकली लीगल इंडस्ट्री के लिए यूज़ हो रहा है। तो अब वो सॉफ्टवेयर्स पहले तो मान लीजिए दूसरे सेक्टर्स के लिए डेवलप कर रहे थे, लेकिन ये प्रोडक्ट एक नीश लीगल फ्रेटर्निटी के लिए है। ओके। तो इन्वेस्टर ने उस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया कि ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट बट नॉट इन द कंपनी, मैं इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके। तो कंपनी ने स्ट्रैटेजिक ये डिसीजन लिया कि ठीक है, इस प्रोडक्ट को कंपनी से अलग कर लेते हैं और एक न्यू एंटिटी के अंदर हम इसके अंदर फंडिंग ले लेंगे। अब क्वेश्चन ये आया कि इस प्रोडक्ट को वैल्यू कैसे किया जाए, इसका वैल्यूएशन कैसे होगा। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देखिए, अगर मान लीजिए उससे कंपैरेबल कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में है, या फिर कोई कंपनी ऑलरेडी उसको बना रही है, तो हम उसका वैल्यूएशन कहीं ना कहीं कंपैरेबल बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर ये अज्यूम करिए, देखिए मैं कंपनी का नाम तो एग्जैक्टली नहीं ले सकता, लेकिन ये अज्यूम कर लीजिए कि सिमिलर सॉफ्टवेयर अवेलेबल ही नहीं है, जो फीचर्स उसके पास हैं उस तरह के फीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। ओके। तो अब एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कॉस्ट अप्रोच लगाऊं, करेक्ट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ओके। कि अगर मैं इसको स्क्रैच से बनाऊंगा तो मेरे को बनाने के लिए कितना, रिप्रोडक्शन के लिए, इसका रिप्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। तो अगर मैं उस बेसिस पे निकालूं तो मैं कॉस्ट अप्रोच में जाके इसका वैल्यूएशन निकाल सकता हूँ, एक वे हो गया। लेकिन मैंने इसके पोटेंशियल को, इस AI के प्रोडक्ट के पोटेंशियल को कैप्चर नहीं किया, क्योंकि मैंने तो आज की डेट में कितना मेरा उसके ऊपर कॉस्ट इनकर हुआ उसके बेसिस के ऊपर एक वैल्यूएशन निकाल के दी, दैट इज बेस लाइन वैल्यूएशन, है ना। अब मान लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में कोई भी उसको अगर यूटिलाइज करेगा जिसके लिए वो यूज़फुल है, तो वो क्या रेवेन्यूज़ वो प्रोडक्ट जनरेट करके देगा, ठीक है। तो उस बेसिस के ऊपर उस प्रोडक्ट का P&L बनता है, कंपनी का नहीं। प्रोडक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो वो जो प्रोजेक्शंस है वो कंपनी ने बनाया और वो हमारे पास आया, उसके बेसिस के ऊपर हमने उस कंपनी का वैल्यूएशन किया। तो आप देखिए, जब यहाँ पर अब देखिए उस जो AI प्रोडक्ट के अंदर कितने फीचर्स आ गए, एक नीश सेगमेंट में जा रहा है मैच्योर कंपनी, लेकिन जब AI प्रोडक्ट को बिल्कुल अलग कर दिया गया कंपनी से तो वो स्टार्टअप बन गया। तो स्टार्टअप के फीचर भी ले लिया उसने। अब जब वो एक स्टार्टअप का फीचर आ गया तो उसके अंदर जो ट्रीटमेंट है लीगल वे में, कहीं ना कहीं अगर मान लो उसको स्टार्टअप वाले मिल रहे हैं तो हम कहीं उसको उसी इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उससे सिमिलर कुछ मेरे को मिल नहीं रहा कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो या तो उसको कॉस्ट साइड पे जाके इवैल्यूएट कर रहा हूँ, या फिर मैं ये देख रहा हूँ कि उसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, क्या मेरे पास रेलिवेंट फ्यूचर कैश फ्लोज अवेलेबल हैं। तो वो सब जब जस्टिफाई हो जाएंगे विद एविडेंस के साथ, तो उस बेसिस के ऊपर मैं वैल्यूएशन निकालूंगा, और वो वैल्यूएशन जो होगा उस प्रोडक्ट का
इन्वेस्टर भी यूटिलाइज करेगा और उस बेसिस के ऊपर ही उसके अंदर फंडिंग होगी। ओके, मतलब लाइक जैसा आपने बताया कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फंडिंग होगी, राइट? इन्वेस्टर जो है वो उस सिर्फ प्रोडक्ट पे करना चाहता है, यस फुल कंपनी पे नहीं करना चाहता है। यस, तो ऐसे केसेस आते हैं ज़्यादा, बहुत अगर आते जैसे हैं। एक प्रोडक्ट बहुत बूम कर रहा है मार्केट में, राइट? बट वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। देखिए ऐसा है कि आज की डेट में सॉफ्टवेयर, एक आप देखिए कि 10-15 साल पहले सॉफ्टवेयर का बहुत बूम था, ठीक है? अब एआई का बहुत बूम है। अब एआई का बूम है, हाँ। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, आप देखो ऐसी कोई कंपनी आज की डेट में बची नहीं होगी सॉफ्टवेयर की जो एआई प्रोडक्ट नहीं बना रही हो। ओके। अब वो एआई प्रोडक्ट बनाने के बाद, अब देखिए बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल पे चली गई है, ठीक है? तो वो जब मार्केट में फंडिंग के लिए जा रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट्स की वैल्यूएशन अलग ही हो रही है, क्योंकि वो वैल्यूएशन, एक तरीका तो ये है कि मैं कंपनी में फंडिंग ले लूँ या फिर मैं उस कंपनी से अलग करके उसको अलग तरीके से यूटिलाइज़ कर लूँ, क्योंकि वो एक अर्निंग पोटेंशियल अलग है। तो उस टाइम इन्वेस्टर के दिमाग में क्या चलता है? वो किसको मतलब फंड करे? एज़ अ प्रोडक्ट को फंड करे या फिर होल कंपनी को फंड इन्वेस्ट करे? देखो इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट देखेगा, ओके, प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है? कंपनी का बेनिफिट, जो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसका बेनिफिट क्या है? अगर मान लीजिए वीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उनको तो 10x रिटर्न चाहिए, 20x उनका एक टारगेट है, राइट? उनको उस बेसिस पे जाना है। तो अगर उनको लगता है कि इस प्रोडक्ट में पैसा लगा के मेरा 10x ईज़िली हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा, तो दे विल गो फॉर दैट। और अगर उनको लगता है कि कंपनी इनोवेटिव है और वो कंपनी आगे आने वाले टाइम में और भी सिमिलर प्रोडक्ट निकालने वाली है, तो दे विल रादर इन्वेस्ट इन द कंपनी। ओके, ओके, ऑलराइट सर। जैसा आपने बताया कॉस्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच, अब नेक्स्ट है हमारा मार्केट अप्रोच। वो वो कैसे वर्क करता है? देखिए मार्केट अप्रोच इज़ प्रैक्टिकल। हम्म, वैल्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल इफ़ वी आर लुकिंग फॉर द रियलिस्टिक वैल्यू। ओके, वाई? क्यों सर? रीज़न क्या है कि देखिए मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अगर आप इवैल्यूएट कर सकें, तो वो आपको आज की डेट में बिल्कुल रियलिस्टिक पिक्चर देगा। मैंने इनकम बताया, अब इनकम तो देखिए आपने, कंपनी ने बना के दिया कि नेक्स्ट ईयर में जाके 50 करोड़ हो गया, 70 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया। उसके लिए कितने एविडेंसेस मुझे देने पड़ेंगे, करेक्ट। ठीक है? अब वो एविडेंसेस होने के बाद भी, सारे सब चीज़ें लगने के बाद भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो उसको अचीव कर लो। तो इनकम अप्रोच में ये प्रॉब्लम रहती है कि अजम्पशंस बहुत सारी हैं। जैसे मैंने डीसीएफ का आपको एग्जांपल दिया, डीसीएफ इज़ वेरी सेंसिटिव, वेरी Correct. अग्रेसिव। ओके, मैं आपको बता दूं कि आप तीनों मेथड लगाइए, डीसीएफ की वैल्यू हमेशा ज़्यादा निकल के आएगी, वेरी अग्रेसिव। क्योंकि सबको लगता है कि ठीक है यार, मैं इस साल 10 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, रेवेन्यू मेरा आ रहा है, तो अगले साल तो 50 ही करूँगा। किसी मतलब को नहीं, फ्यूचरिस्टिक पे ज़्यादा रहता है वो। फ्यूचरिस्टिक पे रहता है, ज़्यादा क्योंकि है। वो अभी हुआ नहीं, ओके। तो वो रियलिस्टिक नहीं है पूरी तरह से। हम्म, लेकिन अगर हम मार्केट अप्रोच की बात करें, तो मार्केट तो आपको आज की डेट में बता देगी कि प्राइस कितना है, हम्म, ठीक है? तो मार्केट जो है आपको रियल बेसिस के ऊपर आज की डेट के अंदर एक्चुअल आपको इमेज दिखा देगी कि हाँ, दिस इज़ योर एक्चुअल वर्थ। तो ओके, जब हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्ट अप्रोच जनरली सबसे मिनिमम वैल्यू देती है, ओके, इनकम अप्रोच मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम वैल्यू देती है। ओके, और हमने ये देखा है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू के आसपास हो रही हैं। क्योंकि देखिए, जैसे आपने मार्केट वैल्यू का जिक्र किया, मार्केट अप्रोच का आपने जिक्र किया, तो इन्वेस्टर का अपना तरीका है वैल्यूएशन का। अब मैं आप जितने मर्जी मेथड लगाते रहें, ओके, इन्वेस्टर डिसाइड करेगा। इन्वेस्टर का अपना ही मेथड है। ओके, कि हमने देखा है कि वो सिंपल देखेगा, अच्छा इसका एबिटडा इतना है, 10x, मैं तो इतना ही समझता हूँ, इससे ऊपर वैल्यू नहीं। आप लेके बैठ जाइए रिपोर्ट, उसको समझ नहीं आ रहा है, ओके, क्योंकि उसका माइंडसेट, उसको पता है कि यार ये इतना जाएगा। अब आपने प्रोजेक्शंस जो मर्जी बना दिए, क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से देख रहा है। तो अगर आपको रियलिस्टिक पिक्चर देखनी है, तो आप ये देखो कि मार्केट क्या बोल रही है, तो वो आपको रियल इमेज दिखाएगी आपकी कि हाँ, ये एक्चुअल वैल्यूएशन के ज़्यादा क्लोज होगा। ओके, अगर इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें, देखिए क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम लोग इन्वेस्टर साइड से वैल्यूएशन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनका जो रिलायंस है वो इनकम अप्रोच पे बहुत कम है। दे लास्ट एन नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकम अप्रोच में फ्यूचर रेवेन्यू नंबर्स को लेकर के आपको चलना है। अब उससे पहले क्या होगा, कंपनी को प्रोजेक्शंस बना के देना होगा। तो कंपनी ने प्रोजेक्शंस बना के दे दिया। अब जो प्रोजेक्शंस बन के आया या फिर जो अजम्पशंस हमने उस बेसिस पे ले लिया, उस बेसिस के ऊपर वैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। ओके, ऐसा नहीं है कि हमारी साइड से ड्यू डिलिजेंस नहीं होता या फिर हम लोग उसको वेटिंग नहीं करते हैं, वो होता है। लेकिन उन सब के होने के बावजूद भी इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रोजेक्शंस पे पूछता है, वैल्यूएशन पे नहीं पूछता है।
ओके तो मेजर क्वेश्चन उसके होते हैं कि व्हाई यू टुक दोज assumptions in the projections. So these questions basically goes to the founder, not the valuer. ओके तो जब भी हमारे पास कंपनीज आती हैं स्पेशली फंड रेजिंग के लिए, हम उनको यही चीज़ समझाते हैं कि देखो वैल्यूएशन आउटपुट है, वी डोंट हैव टू फोकस ऑन आउटपुट. ये तो वो निकल ही आएगा नंबर, एक्सेल आप लगाओ मैं लगाऊं, अगर इनपुट सेट है आपकी तो नंबर सेम ही निकल के आएगा. आप एक्सेल में मैथमेटिक्स तो सेम ही होगा, हाँ बिल्कुल. लेकिन आप क्या अजम्पशन ले रहे हो, तो वो अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, जो डिपेंडेंसी ऑन एक्सेल्स, डिपेंडेंसी ऑन मैथमेटिक्स वो कम हो रहा है. ऐसे क्यों? कम इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप वैल्यूएशन करते हैं तो आपने अपने क्वालिटेटिव फैक्टर्स को किस हिसाब से अपनी वैल्यूएशन में एडजस्ट किया है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके देखिए आप नॉर्मल सिनेरियोज में भी जब आप मूवी देखते हो तो आपको मूवी में कई बार स्टोरी अच्छी नहीं लगती तो आपको ग्लिच समझ में आता है कि यार ये स्टोरी तो कनेक्ट ही नहीं हुई. एग्जैक्टली, हाँ होता है. सेम जब आप इन्वेस्टर के सामने बैठ के वैल्यूएशन रिपोर्ट लेके बैठते हो और आप अपनी स्टोरी बताते हो, तो आपकी स्टोरी, आपका बिजनेस प्लान, आपकी वेबसाइट क्या बोल रही है, आप क्या बोल रहे हो, और वैल्यूएशन क्या रिपोर्ट क्या बोलती है. अगर ये सारे सेम स्टोरी नहीं बोल रहे तो फंडिंग नहीं होगी. ओके ठीक है, तो दे शुड बी अलाइंड. तो प्रॉब्लम जो हमने देखी वो जनरली यही होती है कि जो इनपुट्स हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आती है. ओके ठीक है, इस वजह से जो सबसे बेस्ट मेथड अगर इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो मार्केट अप्रोच से निकल के आते हैं. अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या होता है, रूल ऑफ थंब मैंने आपको बोला कि सबको पता है कि हाँ यार अगर मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है तो सपोज इसका जो एबिटा मल्टीपल है वो 3x आएगा, 5x आएगा, 10x आएगा, सपोज कुछ भी नंबर है. ठीक है, तो रूल ऑफ थंब एक मेथड है जिसके अंदर कहीं ना कहीं अपना एक पैरामीटर्स इन्वेस्टर लॉबी ने बनाया है कि हाँ एक कंपनी में एक सेक्टर में जब मुझे पैसा लगाना है तो अगर इसके अंदर इसका 5 का एबिटा मल्टीपल नहीं है या फिर रेवेन्यू मल्टीपल 3 का नहीं है तो मैं इसमें पैसा नहीं लगाऊंगा. तो दैट इज़ वन मेथड. इसके बाद जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं CTM, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मल्टीपल, एंड CCM, कंपेरेबल कंपनी मल्टीपल. ओके अब इन दोनों में हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है जिसका मैं वैल्यूएशन निकालना चाह रहा हूँ, उस कंपनी को मैं कंपेयर करूँगा उसके पीयर ग्रुप के साथ जो कि लिस्टेड है कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज पे, नॉट नेसेसरी इन इंडिया, वो किसी दूसरी कंट्री में भी हो सकता है. मेरी कंपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी और मैंने उसका वैल्यूएशन निकालना है, तो मैं कंपेयर करूँगा इस कंपनी को इसके सिमिलर पीयर ग्रुप से उन कंपनीज के साथ जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. ओके फिर हम लोग कुछ मल्टीपल्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं. वो एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिटा भी हो सकते हैं, EV अपॉन सेल्स हो सकता है. तो इन मल्टीपल्स के थ्रू हम एक कंक्रीट नंबर निकालते हैं जो कि आप एवरेज के बेसिस पे या मीन या मीडियन के बेसिस पे निकाल सकते हैं, और उसको फिर हम लोग अपनी कंपनी के जो सब्जेक्ट कंपनी है उसके साथ कंपेयर करके तो अपनी कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू निकालते हैं. तो आप इसको ब्रॉडर टर्म में अगर आप देखें तो हम इसको कंपेयर करते हैं लिस्टेड कंपनीज के साथ जो कि पीयर ग्रुप के अंदर आ रही हैं. ठीक है, तो ये हो गया CCM हमारा कंपेरेबल कंपनी मल्टीपल. जो सेकंड हम लोग इसमें लगाते हैं वो है कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मल्टीपल. कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मल्टीपल में क्या होगा कि अगर मान लीजिए सेम सेक्टर में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कोई एक्विजिशन हुआ या किसी स्टार्टअप का फंडिंग हुआ, तो वहाँ पर उसका कुछ मल्टीपल, अगर मान लो आपके पास अवेलेबिलिटी है ट्रांजैक्शन का, उस केस के अंदर भी हम EV अपॉन रेवेन्यूज़, EV अपॉन एबिटा, ये मल्टीपल्स निकालते हैं और उसको अपनी कंपनी के साथ कंपेयर करके अपने नंबर्स निकालते हैं. प्लस उसमें जो भी डिस्काउंटिंग, लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी या फिर लैक ऑफ साइज जो भी उसमें हमें लगाना है वो लगाने के बाद एक नंबर आएगा. बट हाँ, अगर एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हम उसको कंपेयर करते हैं या तो लिस्टेड पीयर ग्रुप से या फिर जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन है वो M&A की जो भी ट्रांजैक्शन, मर्जर एक्विजिशन में आप समझते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उस स्पेस से हम लोग सारा वो ट्रांजैक्शन डेटा निकालते हैं और उस डेटा के बेसिस के ऊपर हम सब्जेक्ट कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं. ओके ओके सर, ऑलराइट. आपने बहुत अच्छे तरीके, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके बताया कि अप्रोच कैसे, हम वैल्यूएशन मेथड क्या होता है, एंड कोई मैसेज देना चाहते हैं कंपनीज को, फाउंडर्स को? देखिए ऐसा है कि मेरा हमेशा जब भी डिस्कशन होता है फाउंडर्स के साथ या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ, तो हमारा सबसे मेन फोकस रहता है कि आप इनपुट्स पे अच्छे से काम करिए. ठीक है, आपका जो भी आप प्रिपरेशन है वैल्यूएशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट टेक इट लाइटली. सेकेंडली,
जो भी आप इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उसके एविडेंसेस हमें तो चाहिए ही चाहिए, आप बना के रखिए, वो आपको रिक्वायरमेंट होगी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब भी वैल्यूएशन होगा तो वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्शंस के बेस पे अगर हो रहा है तो आपको प्रोजेक्शंस के लॉजिक पता होने चाहिए। ओके। और थर्ड जो यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये समझना होगा कि बहुत ज़्यादा नंबर्स पे रिलाय आप ना करें तो बेटर है। रीज़न बीइंग आगे आने वाले टाइम में और अभी पिछले 3-4 साल से हमने देखा है कि क्वालिटेटिव असेसमेंट किसी भी वैल्यूएशन का ज़्यादा हो रहा है और नंबर्स के ऊपर फोकस इतना ज़्यादा नहीं रहता है। जितना भी इन्वेस्टमेंट लॉबी है, इन्वेस्टर्स लॉबी है, या फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो ये देखती हैं कि आपके लॉजिक्स क्या हैं, ठीक है? तो जब भी आप वैल्यूएशन करवाएँ या फिर जब भी आप वैल्यूएशन के लिए जा रहे हो, तो आप एक ध्यान रखो कि डेटा को आपको बिल्कुल क्लीन रखना है। सेकेंडली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स अपने ओके। वो आपको बहुत ही क्लीन होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके फ्यूचर गोल्स जो हैं वो लॉजिकल हैं, वो एक्शन आप कन्वर्ट एक्चुअल में कर सकते हो, वो स्टोरी आपकी अलाइन होती है आपके रियल एक्शंस के साथ। तो ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं फिर से वही कहूँगा कि क्वालिटेटिव असेसमेंट आप इंटरनली पहले ही कर लें कंपनी का, उसके बाद आप वैल्यूएशन के लिए जाएँ, ताकि आपका बिकॉज डेटा तो जो आपका है, जो आपकी बैलेंस शीट है वो तो है। अब वो एक बारी जब ऑडिट हो गई तो हो गई, वो तो पंच हो गए नंबर्स, राइट? ओके। मेन काम रह जाता है हमारा क्वालिटेटिव पार्ट में। तो क्वालिटेटिव पार्ट में जितना भी रिक्वायरमेंट है वो सारा का सारा आपको गैदर करना चाहिए और उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके एज एन एविडेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट में यूज़ किया जाना चाहिए। ओके। ओके सर, ऑलराइट। बहुत सिंप्लीफाई तरीके से हमें बताया कि अप्रोचेस, मेथड कैसे हम यूज़ करते हैं वैल्यूएशन करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, वैल्यूएशन मेथड की। अपनी वैल्यूएशन में कौन कौन से मेथड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट अ वेबसाइट purevalueglobal.com एंड कीप वॉचिंग प्योर वैल्यू टॉक्स।